हेलो एवरीवन। तो हम लोग अपने सीरीज का जो सेकेंड लेक्चर था, मीन्स सेकेंड लेक्चर या फिर कहो कि जो फर्स्ट चैप्टर का सेकेंड पार्ट ये हम लोग का वीडियो होगा। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर जैसे आप लोग देख चुके होंगे, तो उसमें हम लोग जो डिस्कस किए थे क्वेश्चन नंबर 13 तक, कहाँ तक डिस्कस किए थे? क्वेश्चन नंबर 13 तक डिस्कस किए थे। तो उसके आगे हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ पॉइंट लाइज ऑन एक्सिस वेरीज विद डिस्टेंस आर एच। जैसे कि कहना ये चाह रहा है कि कोई एक डाइपोल है मेरा। सबसे पहले तो डाइपोल बना लिए। अब डाइपोल होता क्या है? तो इसमें होता है सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बट अपोजिट साइन। ठीक है, यानी कि क्यू मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा बट साइन एक का पॉजिटिव एक का निगेटिव। ठीक है, और इसका एक सेंटर होता है, जैसा कि लास्ट वीडियो में भी बात किया गया है। ठीक है, कि जो भी डिस्टेंस मेजर किया जाता है वो डाइपोल के सेंटर से मेजर किया जाता है। ठीक है, और इस दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाले लाइन को क्या कहते हैं? हम लोग एक्सिस नाम देते हैं ना। तो इतना बात हम लोग को पहले से पता है। तो अब क्या कह रहा है कि कोई एक पॉइंट P है, मान लेते हैं कोई एक पॉइंट P है, वो कहाँ लाई कर रहा है? तो कह रहा है कि लाइज ऑन एक्सिस। कहाँ लाई कर रहा है? एक्सिस पर लाई कर रहा है। तो ये इस एक्सिस का लाइन से ज्वाइंट है ये। ठीक है, तो ये पॉइंट मान लिए यहाँ पे P पॉइंट है और ये ज्वाइंट है एक्सिस पे, इसके एक्सियल पॉइंट है ये। ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि इस दोनों चार्ज के द्वारा जो पोटेंशियल होगा इस पॉइंट पे, यानी कि नेट इस डाइपोल के द्वारा, के द्वारा जो पोटेंशियल होगा इस पॉइंट पे वो कैसे वैरी करेगा। ठीक है, तो हम लोग ये पूरा चीज़ पढ़े हुए हैं वीडियोज में, पूरा चीज़ पढ़े हुए हैं। कैसे पढ़े हुए हैं? तो हम लोग क्या करते थे, याद कीजिए कि पहले तो पोटेंशियल ड्यू टू ये चार्ज लिखते थे, फिर पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज लिखते थे, और फिर इस पॉइंट पे क्या करते थे? ऐड करते थे। तो लिखते हैं, चलिए, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू एट पॉइंट P। ठीक है, क्या हो जाएगा? के क्यू बाई आर, यही होगा ना। और सेकेंड हो जाएगा इसके द्वारा। ठीक है, तो पहले तो हम लोग को डिस्टेंस लेना होगा, ऐसे 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 यहाँ पे डिस्टेंस लिया था R1। ठीक है, और एक डिस्टेंस क्या हो जाएगा? R2। ये क्या हो जाएगा? R2 डिस्टेंस हो जाएगा। तो के क्यू बाई R1 माइनस के क्यू बाई R2। तो इसको हम लोग सॉल्व करते थे, फिर एक कंडीशन लगाते थे। क्या कंडीशन लगाते थे? कि सॉरी, ये गलती हो गया थोड़ा सा, यहाँ मिट जाए। एक कंडीशन लगाते थे। क्या कंडीशन लगाते थे? कि मेरा जो भी मीन्स R वेरी वेरी ग्रेटर देन क्या? D। ये D क्या है? तो इस दोनों डाइपोल में दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या नाम दिए थे? D नाम दिए थे। ऐसे तो हम लोग को क्या फॉर्मूला आता था इसका? KP cos थीटा बाई R स्क्वायर। ये आता था हम लोग को, इसको फॉर्मूला आता था ना। कैसे कैसे ऐसे करते थे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे P क्या होता था? तो P होता था इसका डाइपोल मोमेंट। क्या होता था? डाइपोल मोमेंट होता था कि नहीं? तो हम लोग क्या करेंगे, अगर ऐसा आए तो किसके, ये अगर ये क्या है? पोटेंशियल एट पॉइंट P है ड्यू टू डाइपोल, है कि नहीं? ये पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू डाइपोल है, और उसका वैल्यू कितना आ रहा है? KP cos थीटा बाई R स्क्वायर, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? 1 बाई R स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B। ये तो हम आपको समझाने के लिए इतना बताएं, बट आप एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको तो ये पूरा बात याद रखना होगा ना, कि एक्सियल पॉइंट पे क्या फॉर्मूला था, इक्वेटोरियल पे क्या होता था। इक्वेटोरियल पे कल बात किए थे, वहाँ पे क्या हो जाता था? यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता था और 0 हो जाता था। ठीक है, तो अगर आपको ये नहीं याद है तो E इज इक्वल टू माइनस dV/dr, ये फॉर्मूला का भी कैसे यूज करना था आपको होमवर्क टाइप हम फर्स्ट वीडियो में दिए हुए हैं। ठीक है, तो उससे भी
निकाल सकते हैं। तो इतना सारा आपके पास हथियार मिला है, तो किसी का भी यूज करके आप एग्जाम में आंसर आपको लाना है, ठीक है, और सही सही लाना है, गलत नहीं लाना है, ठीक है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हम लोग को ये कहता है कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द चार्ज्ड हॉलो स्फीयर इज, ठीक है। अब पूछ रहा है कि कोई एक चार्ज्ड है, हॉलो मीन्स खोखला, ठीक है, खोखला एक स्फीयर है और इस पे कुछ हम लोग क्या किए हैं, चार्ज दे दिए हैं, इस पे कुछ हम लोग चार्ज दे दिए हैं, ठीक है, ये हम लोग दे दिए इस पे कुछ चार्ज। तो इस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा इस स्फीयर के अंदर में। सोचो ना कि एक टेनिस का बॉल है, ये तो 2D फिगर है ना लेकिन आपको समझना क्या है, ये स्फीयर क्या होता है, स्फीयर होता है हम लोग का 3D होता है ना। तो एक बॉल है, टेनिस बॉल, क्रिकेट खेलते हो, ये हो गए, बिहार में रहते हो ठीक है, इंडिया में रहते हो, क्रिकेट खेलते होगे, तो बॉल है, तो उसके अंदर सोचो ना कि एक स्फीयर है, उसी की तरह शेप उसका, और उसके अंदर में कोई एक पॉइंट, उस पॉइंट पे पूछ रहा है पोटेंशियल, किसके द्वारा, तो उस बॉल पे ना थोड़ा थोड़ा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा हमेशा, ठीक है। तो उस पे पूछ रहा है कि पोटेंशियल क्या होगा इनसाइड द हॉलो स्फीयर, तो क्या होगा बताओ आंसर। तो जैसा कि हम लोग एक पहला कंडीशन जानते हैं, क्या कंडीशन जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एनी कंडक्टर क्या होता है, इज इक्वल टू 0, यानी कि कोई भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, ठीक है। तो और हम एक जानते हैं फॉर्मूला V इज इक्वल टू ED, जानते हैं ना, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ही मेरा क्या हो गया, 0 हो गया। तो 0 को किसी चीज से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, यानी कि V में क्या हो गया, पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या हो गया मेरा, इज इक्वल टू 0 इनसाइड एनी कंडक्टर, ठीक है, कोई भी मेरा कंडक्टर है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तो मेरा पोटेंशियल भी 0, ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। तो हम लोग का किसी भी ये सरफेस के अंदर में क्या होता है, पोटेंशियल होता है 0, सरफेस पे क्या होगा, तो सरफेस पे आपको रिवाइज करा देते हैं, ठीक है, अंदर में क्या होगा 0, सरफेस पे, इस सरफेस पे जो भी लाल वाला है ना बाउंड्री, उस लाल वाले बाउंड्री पे अगर रहेगा कोई, वहां पे उस के किसी पॉइंट पे पूछेगा, मान लो यहाँ पूछ दिया या फिर यहाँ पूछ दिया, तो क्या होगा कि ये जो जितना Q चार्ज रहेगा, ठीक है, KQ/R, ठीक है, ऐसे रहेगा। और अगर किसी एक्स्ट्रा पॉइंट पे पूछ दिया, R क्या होगा, तो रेडियस ऑफ स्फीयर होगा। और किसी तीसरे पॉइंट पे पूछ दिया कि अगर भैया मेरे कोई एक पॉइंट है जो बहुत दूर है, ठीक है, कोई एक पॉइंट है जो बहुत दूर है, तो R नाम दे दिए, मान लो छोटा वाला R दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछेगा तो क्या लिखेंगे, KQ/r, जितना दूरी होगा उतना दूरी वाला, और अगर सरफेस पे होगा तो रेडियस, और अगर इनसाइड होगा तो हमेशा 0। तो ये 3 केस बनेगा आपका, याद रखिएगा, एग्जाम में मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि इससे एक न एक क्वेश्चन पूछने का, ठीक है, क्योंकि फेमस क्वेश्चन है। तो इसी के साथ हम लोग का ऑप्शन कौन हो जाएगा, हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, प्यारा सा 0, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स ऑन, तो पहले ऑप्शन पढ़ते हैं इसमें, अमाउंट ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड बाय इनक्लोजर। देखो ये कहना ये चाह रहा है कि कोई भी इनक्लोजर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, यूज ऑफ गॉस लॉ यूज करते हैं, और उसमें क्या यूज करते हैं हम लोग, एक गॉसियन सरफेस का यूज करते हैं ना, गॉसियन सरफेस का। तो कहना ये चाह रहा है कि कोई भी अगर कोई एक पॉइंट चार्ज है Q, तो इसके आसपास हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे ना, तो ये कहना चाह रहा है इसी इनक्लोजर का बात कर रहा है कि इसके अंदर जितना चार्ज इनक्लोजर है उसके चार्ज का अमाउंट पे, मीन्स कितना मैग्नीट्यूड का चार्ज है उस पर डिपेंड करता है सिर्फ, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि शेप ऑफ इनक्लोजर, मीन्स ये जो शेप अगर अभी सर्कुलर है,
शेप अगर सर्कुलर है तो अगर इसको हम लोग बना देंगे क्या, मान लो अगर हम बना दिए पेंटागन या फिर रेक्टेंगुलर शेप बना दिए, तो ये बोल रहा है कि अगर शेप अगर चेंज कर देंगे तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का चेंज हो जाएगा। और ये बोल रहा है कि साइज ऑफ इनक्लोजर, मानो अगर ये चार्ज जो पॉइंट चार्ज है ये तो इतना में भी आ जाएगा और इतना बड़ा में भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये अगर साइज बड़ा होगा तो ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, को बढ़ेगा या फिर घटेगा या फिर डिपेंड उस पर करेगा या नहीं, ये पूछ रहा है। तो मेरा यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है, क्या होगा यहाँ पे माइनस होगा। तो कौन सा ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन हम लोग का सही है, क्योंकि इसका वैल्यू हम लोग को पता होगा, ठीक है। तो ऐसा ये वाला आंसर हम लोग का सही है और ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम एन अनचार्ज्ड बॉडी टू हैव अ चार्ज 1 कूलम। देखो जो हम पिछला कॉन्सेप्ट बताएं इस वाले क्वेश्चन में कैसे चार्ज किया जाता है, कैसे डिस्चार्ज किया जाता है, यहाँ पे क्वेश्चन आया ना ऐसा ही, तो हर चीज़ का ना समझ के मतलब रखना, ऐसे ही नहीं मीन्स रट वट के मत पढ़ लेना, ठीक है। हम लोग का मीन्स मुद्दा ही है ये, हम लोग ये सीरीज चला रहे हैं इसीलिए चला रहे हैं क्योंकि मीन्स गलत इस टाइम पे आपको कोई गलत इन्फो प्रोवाइड ना कर दे, ठीक है। तो ये सब समझो बात को। तो ये क्या कह रहा है कि 1 कूलम चार्ज हमको लाना है किसी बॉडी पे, ठीक है। तो उसके लिए कितना इलेक्ट्रॉन हटा दे, ठीक है। तो पिछला जो कंसेप्ट बताया उस पर आप लोग समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रॉन हटाए तो उतना तो जगह खाली हो गया, उतना तो वो उतना चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को कोई मैनेज करने वाला रह नहीं गया, ठीक है। तो वो क्या हो गया, उतना पॉजिटिव चार्ज शो करेगा बॉडी पे, ठीक है। तो चलो तो हम लोग देखते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इज इक्वल टू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इधर अगर हमको चाहिए 1 कूलम तो क्या करेंगे, दोनों तरफ यूनिटी मेथड वाला यूज करेंगे फंडा। तो क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म इधर आएगा डिवाइड में, किसके, तो 1 के नीचे। तो क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इज इक्वल टू सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 1 कूलम। यहाँ पे क्या है 1 इलेक्ट्रॉन है ना, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 1 कूलम, तो ये वैल्यू जाएगा कहाँ, ऊपर में। तो क्या बन जाएगा 10⁻19 और नीचे में क्या रहेगा 1.6। तो इसको लिख सकते हैं हम ऊपर वाले वैल्यू को 10 इंटू 10⁻18 लिख सकते हैं ना, ऐसा एक्सपोनेंट वाला नियम यूज करके, ठीक है। तो नीचे में डिवाइड किससे कर देंगे 1.6 से, तो ये क्या हो गया 6 टाइम्स काट देगा, थोड़ा सा ज़्यादा 6.25। तो देखो ये क्या आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18, ठीक है। अब आप में से कोई एक बच्चा होगा जिसको कि डाउट होगा, ये तो आंसर तो आ गया, उसको तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आंसर आ गया, बट उसको डाउट होगा कि सर ये जो 6.25 है, अभी तो आप बोले कि जो भी चार्ज होगा तो वो तो इंटीग्रल होगा, इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो ये तो सर आप पॉइंट दे दिए 6.25। अब 1/4 इलेक्ट्रॉन कहीं मिलता है क्या बाजार में, तो हमारा उसको आंसर ये होगा कि देखो भाई ऐसा कुछ होता नहीं है, बट देखो गलती कहाँ कर रहा है वो देखने में, वो गलती यहाँ कर रहा है कि ये 6.25 इंटू 10⁻18 है ना, ये सिर्फ इसी को देख रहा है, ये टोटल नंबर को नहीं देख रहा है, ठीक है। तो नंबर क्या हो गया 6, 2, 5 और 16 को 0। अब कोई 0 काउंट करके ये मत बोलना है कि सर गलत है, ठीक है, मतलब समझो, ठीक है, कि इतना 0 है, तो इतना क्या है मेरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये तो है ही इंटीजर एक, ठीक है। तो यही सिर्फ आप देख के कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, द चार्ज ऑन एनी सब्सटेंस कैन नॉट बी लेस देन, किसी अमाउंट, किसी सब्सटेंस पे चार्ज किससे कम नहीं हो सकता है, तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इससे छोटा कोई यूनिट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि चार्ज जो Q होता है इज इक्वल टू NE होता है, किससे, तो अभी बात किए ऊपर में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से, ठीक है। तो यहाँ पे N क्या होता है, इंटीजर होता है, तो
तो ये कहाँ से शुरू होगा, तो पॉजिटिव 0 से शुरू होगा या तो 1 जाएगा। तो देखो 0 में तो ये तो ओवरऑल 0 हो गया, और 1 में तो ये हो गया इसके इक्वल। तो कहीं पर भी इसका फ्रैक्शन वाला वैल्यू नहीं आता है ना, तो मेरा इससे तो छोटा नहीं हो सकता है, तो ये मेरा ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है। और एक और बात याद रखना, 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है वो देखो यहाँ पे नंबर, इतना इलेक्ट्रॉन्स मिलकर के 1 कूलम चार्ज बनाता है। ठीक है। तो 1 कूलम को ऐसे हल्के में मत ले लेना कि ज़्यादा से ज़्यादा छोटा होगा तो क्या होगा, 1 तो होगा, ऐसा नहीं लेना। इतना इलेक्ट्रॉन्स मिलकर के 1 कूलम चार्ज बनाता है। ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन आ गया ना, 1 स्टार्ट कूलम इज इक्वल्स टू, तो कौन सा आंसर हो जाएगा हम लोग का, जल्दी जल्दी बता दो। 1.1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10⁻⁹ हम लोग ऊपर में डिराइव किए हैं, तो 1 स्टार्ट कूलम इज इक्वल टू इसी का वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि देखो ना ये वैल्यू है ना, आएगा 0.3, 1/3 का वैल्यू 0.3 हो जाएगा इंटू 10⁻⁹ ठीक है। तो इधर हम लोग कर दिए क्या, 0.33 ऐसे आएगा ना। ठीक है। तो अगर हम ये डेसिमल को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3.3 करेंगे और इंटू 10⁻⁻10 हो जाएगा ये। तो यही तो वैल्यू हम आपको ऊपर में बताए ना, तो सेम यही वैल्यू है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि इफ डिस्टेंस ऑफ 2 चार्जेस फ्रॉम ऑरिजिन इज इंक्रीज्ड देन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंक्रीजेज, डिक्रीजेज, रिमेन्स अनचेंज्ड, में इंक्रीज और डिक्रीज। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन है कि देखो हम खुद अभी पढ़े आराम से रीडिंग की तरह, थोड़ा मस्ती में, तो भूल गए कि नहीं, तो हमको फिर से पढ़ना है, तो ऐसे ही टाइम वेस्ट हुआ थोड़ा सा ये। ठीक है। तो यही आपको गलती नहीं करना है एग्जाम में, जो क्वेश्चन पढ़ना है एकदम फोकस्ड होकर के पढ़ना है और ध्यान से पढ़ना है। तो ये हो गया 2 चार्ज है, एक चार्ज ये, एक चार्ज ये, तो ये मान लो Q1, ये मान लो Q2 चार्ज है। ठीक है। अब इस दोनों चार्ज का डिस्टेंस ऑफ 2 चार्जेस फ्रॉम ऑरिजिन इंक्रीज्ड। ठीक। तो फ्रॉम ऑरिजिन कहीं एक पॉइंट है ऑरिजिन, ठीक है, यहां से इसका डिस्टेंस था R1, इसका डिस्टेंस था R2। ठीक है। तो ये क्या किया, मीन्स डिस्टेंस है ऐसा, तो अब ये डिस्टेंस ना मीन्स डिस्टेंस ऑफ 2 चार्जेस फ्रॉम ऑरिजिन इज इंक्रीज्ड, मीन्स ऑरिजिन से ना क्या किया गया, इसका चार्जेस का डिस्टेंस ना बढ़ा दिया गया। पहले R1 पे था, अब इसको कर दिया गया मान लो R3 पे नया पॉइंट आ गया जो कि पहले से ज़्यादा हो, और इसका R4 मान लो यहाँ पे पहले रख दिया गया। ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखो यहाँ पे ना क्वेश्चन अधूरा है, इस टाइप से ना अधूरा है कि ये किसके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोला, ये तो बोला ही नहीं। ठीक है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन में इशू है, हम लोग ठीक करके आपके पास आएंगे। फिर भी हम लोग सोच लेते हैं कि क्या क्या केस हो सकता है। तो अगर ये पूछ रहा कि ऑरिजिन पे अगर इफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एट ऑरिजिन रहता क्वेश्चन, तो क्या होता, डिस्टेंस तो बढ़ गया, तो फोर्स क्या होता है मेरा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R², यानी कि ये डिस्टेंस मेरा क्या हो गया, बढ़ गया, तो फोर्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा मेरा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। उस केस में आंसर होगा कि नहीं। और अगर बोलेगा कि दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस, तो वो तो एब्सर्ड बात हो जाएगा, क्योंकि इसके बीच का डिस्टेंस तो हमको कुछ इंफॉर्मेशन ही नहीं दिया। तो वो हो ना हो इसी के बारे में बात कर रहा है कि मेरा ऑरिजिन पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ गया, घट गया, या फिर रिमेन अनचेंज्ड, या फिर दोनों हो गया। ठीक है। तो क्या हो गया, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, ऑरिजिन से हम लोग बढ़ा दिए और ऑरिजिन पे हम लोग का क्या पूछ रहा है, फोर्स पूछ रहा है। ठीक है। तो होप सो आप लोग को ये लेक्चर बेहद पसंद आया हो, और ये थोड़ा सा कल के लेक्चर का है, हम इरेज करना भूल गए, तो हम इरेज करते हैं और फिर से क्या बात बताए थे हम फिर से बताना चाहते हैं, क्योंकि इसका भी रिवीजन होना चाहिए। ठीक है। चलो, तो हम ये बताना चाहते हैं कि अपने दोस्तों को भी बताइए कि हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ये
एक आपके अच्छे मार्क्स लाने में अपना कंट्रीब्यूशन करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जो भी इस तरह से हम लोग सिर्फ न्यूमेरिकल्स डील नहीं कर रहे हैं। देखो न्यूमेरिकल डील करना होता तो देख रहे हो कितना आसानी से हो जाता, ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन ऐसे करके चले जाते हैं, बट उसके साथ साथ थ्योरी भी डिस्कस कर रहे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट बात लग रहा है, ठीक है। तो अपने गोल से सटे हुए जितना भी हो सक रहा है हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, किया जा सकता है वो किया जा रहा है, ठीक है। तो अपने दोस्तों को भी बोलिए और शेयर कीजिए, ज्वाइन कीजिए, क्योंकि बहुत मिसगाइडेंस होता है, हम लोग को इसी का डर था, ठीक है, कि लास्ट में बच्चा लोग कोई अलग अलग कुछ भी अलग पढ़ा देता है और उसी पे चले जाते हैं, या फिर कुछ फेक वेक ये सब चीज़ रहता है ना, तो इशू हो जाता है, ठीक है। वो तो बच्चा के करियर पे नहीं इशू हो जाएगा, उसको तो कुछ फर्क पड़ नहीं रहा है, तो ऐसा है। अपने दोस्तों को बुलाइए और अच्छे से साथ में पढ़िए, डाउट डिस्कस कीजिए, पढ़ाई का माहौल बनाइए। और अभी फेस्टिवल्स का मौसम चल रहा है, तो इसको साथ लेते हुए मस्ती करते हुए और पढ़ाई करना है। क्या करते हुए? मस्ती करते हुए और पढ़ाई करना है, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन, हम लोग के साथ बने रहने के लिए। तो साथ बने रहिए और सीखते रहिए, सीखते रहिए। तो कुछ देर के लिए, कल के लिए मिलते हैं फिर इसी टाइम पे, ठीक है। थैंक यू। तो सबसे पहले हम आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। सवाल हम ये पूछना चाहते हैं कि देखो हम कैसे बताए थे, एक लेना है हम लोग को ये पॉइंट चार्ज, ठीक है। यहाँ पे अगर ये प्लस क्यू, ठीक है, इसमें क्या होता था, E.ds, ये क्लोज लूप होता था, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता था, Q बाई इप्सिलॉन नॉट। और ये Q कौन सा Q होता था, ये Q होता था जो इस गॉसियन सरफेस, ये कौन सा सरफेस है, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, ठीक है। ये गॉसियन सरफेस के अंदर में जो चार्ज इनक्लोज होता था वही ये Q पे आता था, ठीक है। अगर अंदर में Q1 पॉजिटिव है और माइनस Q2 चार्ज है तो क्या होगा, यहाँ पे क्या लिखाएगा, यहाँ पे लिखाएगा Q1 माइनस Q2 बाई इप्सिलॉन नॉट, ऐसे लिखा था कि नहीं। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके द्वारा था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड था all the charges that are present nearby, मीन्स यहाँ पे अगर कोई भी चार्ज है बाहर में, मानो इस गॉसियन सरफेस के अंदर में तो दो ही चार्ज है, गॉसियन सरफेस के अंदर में दो ही चार्ज है मेरा, ठीक है, बट बाहर में मान लो कि Q3 चार्ज या Q4 चार्ज है, तो इसके कारण भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। तो इतना था हम लोग का गॉस लॉ का थ्योरी और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसमें। तो इसमें कोई भी कहीं पर भी आपको बात आया कि शेप का, तो गॉसियन सरफेस हम लोग ऐसा लेते थे जो भी सिमेट्रिकल हो, ठीक है, लेते थे ऐसा। क्यों ऐसा लेते थे, क्योंकि कैलकुलेशन इजी हो जाता था, हम लोग का कैलकुलेशन इजी हो जाता था। गॉस लॉ वैलिड ओवरऑल सब पे है, ठीक है, गॉस लॉ वैलिड किसी भी शेप पे है, ऐसे शेप पे है, या फिर मान लो अगर मेरा इंसर्ट ब्लैंक पेज, अगर मान लो कि ये चार्ज है, इसके आसपास हम लोग क्या किए, ऐसे रख दिए, ठीक है, कोई एक बना दिए शेप, इस पे भी गॉस लॉ वैलिड है। बट दिक्कत कहाँ आता है, जैसा कि हम वीडियो में काफ़ी समझाए हैं हम लोग अपने कोर्स में, ठीक है, तो हमको फिर से यहाँ समझा देते हैं थोड़ा सा, ये अच्छा बात है, ठीक है, क्योंकि बच्चा लोग अधिकतर कंफ्यूज रहता है इस बात के लिए। देखो इस पॉइंट पे अगर कोई चार्ज रहेगा, ठीक है, तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो मान लो E1 है, तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो E2 आएगा कि नहीं, चेंज करके आएगा ना, क्योंकि डिस्टेंस बदल रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक का दूरी R है, यहाँ से R तक का दूरी R1 है, अलग अलग डिस्टेंस, ठीक है, चार्ज तो सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है, KQ बाई R स्क्वायर होता है। तो ये एक जगह R है, एक जगह R1 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू चेंज कर गया ना। और हम लोग के फॉर्मूला में क्या है, इंटीग्रेशन का है कि नहीं। तो हम लोग सिमेट्रिकल इसीलिए लेते हैं क्योंकि वहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़े, इंटीग्रेशन तो करना ही है, हम लोग को करना है ना। तो E अगर हर जगह सेम ही होगा, हर यहाँ पे अगर स्फीयर लेंगे तो हर जगह क्या होगा, सेम वैल्यू होगा, क्योंकि इससे तो डिस्टेंस हर जगह का क्या होता है, R
आर हर जगह सेम ही होता है ना, होता है कि नहीं। तो ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, मीन्स इसीलिए हम लोग क्या करते थे, इसको सेम रखते थे ताकि ये इंटीग्रेशन के साइन के बाहर आ जाए, क्योंकि हर जगह तो ये सेम ही है और इसका कोई एक कांस्टेंट वैल्यू मिलता था हम लोग को। ठीक है, तो सिर्फ हमको एरिया को इंटीग्रेट करना होता था और आसानी से आंसर आता था हम लोग का। ठीक है, तो ये था टोटल गॉस लॉ का थ्योरी। तो इससे आप लोग को बात पता चला गया होगा कि सिर्फ अमाउंट ऑफ चार्ज से डिपेंड करता है अंदर में, क्योंकि ये क्या है, ई डॉट डी एस क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट, अमाउंट ऑफ चार्ज अंदर में रहेगा उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर मान लो ये क्या कहते हैं, अगर तुम ही सोचो ना कि अगर एक तुम बॉल लो, ठीक है, हम क्या बोले थे, चार्ज को कैसे मानना है, चार्ज को मानना है एलईडी बल्ब की तरह। जैसे चार्ज अपना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमिट करता है ना, वैसे ही एलईडी बल्ब क्या करता है, लाइट रेज इमिट करता है ना, उसी की तरह मान सकते हैं ना समझने के लिए। ठीक है, तो वैसे ही मानते हैं। तो देखो ये मेरा मान लो कि ये छोटा सा चार्ज है। ठीक है, अगर एरिया मेरा 4 पाई आर स्क्वायर होगा, इसका मान लो एरिया, या फिर मीन्स का पाई आर स्क्वायर एरिया मान लो। ठीक है, एरिया है। अब हम बड़ा वाला सर्किल कर दिए, एक इससे बड़ा स्फीयर कोई कर दिए जिसका एरिया मान लो क्या था, इसको उठा के थोड़ा सेंटर पे कर देते हैं और थोड़ा देखने में सिमेट्रिकल लगे तो सुंदर सुंदर लगता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या किए, इसका एरिया बढ़ा दिए, इसका एरिया कर दिए, इसका रेडियस कर दिए 2r, तो इसका एरिया हो गया 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। तो देखो यहाँ पे बल्ब जो इमिट कर रहा था फील्ड लाइंस, उसका मैग्नीट्यूड चेंज हुआ नहीं ना, वो जितना इस एरिया से इमिट कर रहा होगा उतना ही तो इस एरिया से भी ना इमिट कर रहा होगा कि नहीं, क्योंकि जो अंदर से बाहर निकलेगा, इससे जो बाहर निकलेगा वही तो इमिट यहाँ से भी होगा। तो आप लोग को ये बात समझ में आया। तो और किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करेगा, किस पे करेगा, न शेप पे करेगा, न साइज पे करेगा, किस पे करेगा, ए ऑप्शन पे करेगा। हाँ, हम लोग सिमेट्रिकल लेते हैं, बट किस लिए लेते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है इसलिए नहीं लेते हैं। हम लोग लेते हैं किस लिए, क्योंकि मेरा कैलकुलेशन इजी हो जाए, ये कांस्टेंट टर्म एक बाहर आए। ठीक है, तो इस पर काफ़ी टाइम लग गया। चलिए, होप सो आप लोग को समझ में आया हो बात। ठीक है, मुद्दा तो यही है कि आप लोग को सब चीज़ समझ में आए। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये कहता है, द क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ESU इज, क्या होगा पता है आप लोग को। देखो, द क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज इक्वल टू क्या होगा, जो ये वाला वैल्यू है, कौन सा वैल्यू है, ये वाला वैल्यू है। हम लोग को कुछ कुछ वैल्यूज ना याद रखना है कि मीन्स क्या कहते हैं, जैसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो 9.1 इंटू 10⁻³ kg। ठीक है, अब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो याद रखना है, इसमें तो कुछ समझने का हम लोग कर नहीं सकते, 1.6 इंटू 10⁻19 kg। ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ चार्ज मीन्स मास ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन, तो इसका चार्ज क्या होता है, निगेटिव होता है, ये मैग्नीट्यूड दिखाता है लोग। ठीक है, चार्ज इलेक्ट्रॉन तो निगेटिव होता है, तो यहाँ पे माइनस साइन इंक्लूड करना होगा, अगर साइन के साथ दिखाएगा तब। अगर प्रोटॉन का बात करेगा तो यही पॉजिटिव होता है। तो इसी के साथ आपको कुछ कुछ वैल्यू याद रखना पड़ेगा। तो ESU का क्वांटम का इलेक्ट्रिक चार्ज का वैल्यू होता है 4.78 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, ये वैल्यू आपको याद रखना होगा, इसमें कुछ सोचने वाला या फिर समझने वाला बात नहीं है। चलिए, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। 1 कूलम चार्ज इज इक्वल टू, अब पूछ रहा है 1 कूलम चार्ज इज इक्वल टू क्या होगा, किसके इक्वल होगा ये, तो देखो ये जो भी यूनिट दिया हुआ ना ESU, तो इसका मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, ये मतलब होता है। और हमको एक रिलेशन पता है, कौन सा रिलेशन पता है, तो 1 स्टैट कूलम इज इक्वल टू क्या, 3.33 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, कूलम। और इसी स्टैट कूलम या फिर कह दो फ्रैंकलिन
या फिर कह दो ESU, ठीक है। इस तीनों का मतलब सेम ही होता है, तो यानी कि 1 ESU इज इक्वल टू इतना होता है ना। तो अगर हम तुमसे पूछे कि 1 कूलम्ब में कितना होगा तो क्या करेंगे, इसी वाले चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो हम क्या करते हैं, हम एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं और तब समझाते हैं। देखो हम लोग ये तो पता चल गया, क्या पता चल गया कि हम लोग का 1 स्टैट कूलम्ब या फिर फ्रैंकलिन ESU तीनों क्या है, सेम है, ये तीनों सेम यूनिट है, ठीक है। तो ऐसे करते हैं कि 1 ESU को लिखें किसके इक्वल, 3.33 इंटू 10⁻⁻10 कूलम्ब के इक्वल लिखे ना। अब इधर हमको चाहिए, पूछ रहा कि 1 कूलम्ब कितना ESU के बराबर है, तो यूनिटी मेथड लगा देंगे, इधर 1 किए तो इधर 1 कैसे आएगा, दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे कितना से, तो 1 डिवाइडेड बाई 3.33 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइड करेंगे तब ना इधर 1 आएगा, 1 कूलम्ब इतना ESU, ठीक है। तो ये वाला 10 वाला पावर क्या जाएगा, ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10⁻10 डिवाइडेड बाई 3.33 ऐसा आएगा। अब हम एक 10 बाहर ले लिए तो क्या आ गया, 3 इंटू 10⁻9 ESU इज इक्वल टू 1 कूलम्ब, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से हम लोग 2-3 बात और भी सीखें कि 1 फ्रैंकलिन, ठीक है, इज इक्वल टू 1 ESU इज इक्वल टू 1 कूलम्ब, ये तीनों नहीं सॉरी 1 स्टैट कूलम्ब क्या होता है, सेम यूनिट होता है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, तो आंसर क्या हो जाएगा 3 इंटू 10⁻9 ESU, ठीक है। चलिए अब बोल रहा है कि कोलंबियन फोर्स किसको कहते हैं, जो कूलम्ब्स लॉ पढ़े हुए उसको कहते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ से कौन सा हम लोग को फोर्स आया था, तो इलेक्ट्रिक फोर्स आया था। क्या था इलेक्ट्रिक फोर्स, तो फोर्स था K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। यहाँ पे Q1 Q2 क्या था, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पॉइंट चार्जेस थे, ठीक है, पॉइंट चार्जेस थे, समझे। और R क्या था, तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट चार्जेस, ये क्या था, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट चार्जेस, ठीक है। देखो तो क्या था ये, सेंट्रल फोर्स है कि नहीं, सेंट्रल फोर्स कहने का मतलब होता है कि हम यहां पे लिख देते हैं, ठीक है, सेंट्रल फोर्स मीन्स दैट द फोर्स इज एक्टिंग ऑन द सेंटर्स ऑफ द चार्जेस, मीन्स जो दो एक्टिंग ऑन द सेंटर्स ऑफ द चार्जेस, मीन्स जो भी फोर्स एक्ट कर रहा है, अगर ये मेरा Q1 चार्ज है पॉइंट चार्ज, ये भी Q2 चार्ज है, तो किसके किसके बीच ऐड कर रहा है, ये दोनों सेंटर के बीच में ये फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो क्या कह दिए इसको, सेंट्रल फोर्स, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फोर्स है इतना तो हम लोग को पता ही है, क्योंकि चार्ज को इंक्लूड कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया। यहाँ पे Q1 चार्ज है, यहाँ पे Q2 चार्ज है ना, तो इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया। तो ऑप्शन में कौन देना है, ऑप्शन नंबर ए भी सही है, ऑप्शन नंबर बी भी सही है, तो आपको ए, बी और सी भी सही है, क्योंकि बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, यहाँ पे बोथ ए एंड बी आर करेक्ट होगा, ठीक है। तो देखो, तो इस केस में आपको कोई एक ही ना ऑप्शन करोगे, वहां पे आपको जो बुक में दिया रहेगा कि ऐसे ऐसे 4 डॉट, तो इसमें तो कोई एक ही फिल करना है, तो कौन सा करोगे, ऑप्शन नंबर सी वाला करोगे, ऑप्शन नंबर सी वाला। क्यों करोगे ऐसा वाला, तो क्योंकि अगर तुम इसको सही करते हो ना तो ये दोनों अपने आप सही हो जाएगा ना, बट अगर इसको सही करोगे तो ये भी सही नहीं हो पाएगा और ये भी सही नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए जो सबको इंक्लूड करे, मानो हमको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो उसमें से 2 ऑप्शन ना, थर्ड जैसे कि ये सेंट्रल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों मिलके किस में आ जा रहा है, सी ऑप्शन में आ जा रहा है कि नहीं, तो इसीलिए हम लोग ऑप्शन कौन देंगे, सी ऑप्शन देंगे। तो सी ऑप्शन में क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का हो जाएगा, क्या है कि चार्जेस ए एंड बी अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ने का एक तरीका होता है, जैसे देखो कि लंबा क्वेश्चन है
तो क्वेश्चन को ना तोड़ दो, ठीक है। क्योंकि सोचो ना कि अगर इतना लंबा क्वेश्चन, मान लो इतना ये ऑप्शन है दिया हुआ, इतना लंबा क्वेश्चन है दे दिया तुम लोग को, देगा नहीं, बट आगे भी एग्जाम्स होते हैं ना, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। तो मानो इतना लंबा आपको क्वेश्चन ही दे दिया, कैसे पढ़ोगे? तो आपको ये करना है, जहां जहां फुल स्टॉप हो रहा है वहां वहां का बात हम लोग एनालाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इससे फायदा क्या होगा कि आपका टाइम बचेगा। फर्स्ट क्या बात होगा कि टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि आप सोचो ना कि आप रीडिंग की तरह यहां से उठाए यहां तक पढ़ लिए, बट चूंकि क्वेश्चन लंबा है तो हम लोग पढ़ते पढ़ते हो सकता है कि बात शुरू का भूल जाए, तो आप फिर पढ़ने जाओगे वहां पे और वो एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है ना। तो इससे बढ़िया है कि हम लोग शुरुआत से ही पढ़ते चले और समझते चले। तो चलिए ऐसे ही करना है एग्जाम में भी, ठीक है। तो कहता है कि चार्जेस ए एंड बी, इसको मिटा देते हैं। तो कहता है कि चार्जेस ए एंड बी अट्रैक्ट ईच अदर, और यानी कि ए और बी कोई चार्ज है, ठीक है, मान लो पॉइंट चार्ज है, ये क्या करिए अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को। इसका मतलब क्या कि या तो ये पॉजिटिव होगा और ये निगेटिव होगा, या तो ये निगेटिव होगा ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि लाइक चार्जेस क्या करता है, लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, ऐसा करता है ना, ठीक है। तो ऐसा है, अभी तक फर्स्ट लाइन से हम लोग ये बात समझे कि या तो ये केस हो सकता है या तो सेकेंड वाला, ये तो या तो फर्स्ट केस या तो सेकेंड केस हो सकता है, ठीक है। दूसरा लाइन पढ़ते हैं, चलिए। दूसरा लाइन ये कहता है कि चार्जेस बी एंड सी अट्रैक्ट ईच अदर। तो एक और तीसरा चार्ज है सी, तो क्या बी और सी अट्रैक्ट करता है, तो या तो अगर फर्स्ट केस होगा या तो बी निगेटिव होगा तो ये क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा, अगर पॉजिटिव होगा तो ये निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा लाइन भी पढ़ लिए। अब तीसरा लाइन ये बोलता है कि देन ए एंड सी, तो ए और सी क्या करेगा बताओ। तो हम लोग एक बॉक्स बना लिए कि भैया मेरे ऐसा, ठीक है, और दूसरा बॉक्स हम लोग का ये हो गया, ठीक है। नीचे वाले को हम क्या करते हैं कि मिटा देते हैं, ठीक है। तो अगर मेरा जैसे जैसे हम बात आपके साथ समझे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं। तो पहला अगर ये पॉजिटिव है तो ये क्या होगा, मेरा कलर चेंज करते हैं, ये पॉजिटिव तो ये सॉरी ये पॉजिटिव है तो ये क्या होगा निगेटिव होगा, और चूंकि दूसरा कंडीशन से ये फर्स्ट कंडीशन है और ये दूसरे लाइन से आया है, ठीक है। तो दूसरा कंडीशन, तो ये पॉजिटिव ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। तो फर्स्ट ए और सी में देखो क्या रिलेशन है, ए और सी में रिलेशन देखो कि क्या करेगा, अगर पॉजिटिव हो सकता है और दोनों पॉजिटिव होगा, एक केस ये होगा, फर्स्ट केस क्या होगा कि दोनों पॉजिटिव, सेकेंड केस होगा कि दोनों निगेटिव। तो क्या होगा कि विल रिपेल ईच अदर, क्योंकि लाइक चार्जेस क्या करेगा रिपेल करेगा, और दोनों केस में क्या हो रहा है ये लाइक चार्जेस ही हैं, ए भी पॉजिटिव है और सी भी पॉजिटिव है, ए भी निगेटिव है और सी भी निगेटिव है, ठीक है। तो इतना समझे। ऐसे ही हम लोग को देखो डी नंबर ऑप्शन क्या कह रहा है, डी नंबर ऑप्शन पे ध्यान दो कि मोर इन्फॉर्मेशन नीडेड, तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो और आपको चाहिए नहीं, इतना ही इन्फॉर्मेशन से हम लोग को बात पता चल जा रहा है, तो क्यों एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मांगोगे, ठीक है। तो ऐसा होगा कि रिपेल ईच अदर, ठीक है। तो चलो ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हम लोग का कि द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। तो सबसे पहले जानते हैं कि स्पेसिफिक चार्ज होता क्या है। स्पेसिफिक चार्ज होता क्या है, तो ये होता है कि चार्ज डिवाइडेड बाय मास, ठीक है। तो ये चार्ज किसका होगा, तो जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसका। तो यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो चार्ज किसका होगा इलेक्ट्रॉन का, यानी कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। चलो अब नीचे में मास किसका होगा, तो मास उसी क्वांटिटी का होगा जिसके बारे में हम लोग निकालना चाह रहे हैं, किसका स्पेसिफिक चार्ज। तो किसके बारे में निकालना चाह रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो क्या लिखेंगे नीचे में, इलेक्ट्रॉन का मास ऊपर भी बताया है 9.1 × 10⁻31 kg, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को बनाने का आप एक और तरीका सोच सकते हो। मानो आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन पता नहीं है,
बट बना के तो आना है, मार्क्स तो चाहिए हम लोग को। हम लोग मेहनत तो करते नहीं है, बट उम्मीद सारा रखते हैं कि सारा जीवन का सुख सुविधा हमको उपलब्ध हो थाली में सामने हो। ठीक है, तो देखो ये जो ऑप्शन, देखो ऑप्शन क्या है, सब ऑप्शन में देखोगे ना तो C पर kg लिखा हुआ है, यानी कि कुछ भी हुआ है ना तो चार्ज डिवाइडेड बाय मास हुआ है, ऐसा देख रहा है ना। तो अगर थोड़ा मोड़ा किसी को भूल भी गए या फिर थोड़ा मोड़ा याद है तो याद आ जाएगा कि हाँ जिसका चार्ज है ना और जिसका मास है उसी को रेशियो था किसका, स्पेसिफिक चार्ज। ठीक है, तो ऐसे भी आप लोग देख के अगर भूले हुए हो तो याद ला सकते हो। तो ऑप्शन पे, यूनिट पे, सब पे ध्यान देना, मीन्स एग्जाम देना तो अपना चारों आँख कान नाक सब चीज़ खोल के रखना। ठीक है, ताकि बढ़िया से अटेंशन फोकस्ड रहे, गलती नहीं हो। ठीक है, तो इसी को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग का आंसर। अब इसको सॉल्व करना होगा नहीं, तो देखो या तो चलो हम इसको सॉल्व भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, देखो सोचो ना, ये 10 टू द पावर -31 है तो ये क्या आ जाएगा, ऊपर आएगा तो क्या होगा 10 टू द पावर 31 इंटू 10 टू द पावर -19। ठीक है, बाकी क्या है, कांस्टेंट है मेरा, ये भी तो कांस्टेंट ही था बट पावर नहीं था, एक्सपोनेंट नहीं था ऐसा है। तो देखो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 टू द पावर 12, ठीक है, इंटू 16/91। तो देखो कोई ऑप्शन है इतना वैल्यू के आसपास, 10 टू द पावर 12 के आसपास कोई भी ऑप्शन है, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए है। और तो ये देखो ना -19 है, ये भी -19 है, तो ये दोनों तो पहले ही छट गया ना। तो ऐसे आप लोग ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, ऑप्शन को चूज कर सकते हो कि हाँ हमको इसी ऑप्शन पे जाना है। ठीक है, अब जो बच्चा तुक्का मारने वाला होगा वो कहेगा कि नहीं भाई इसी का आसपास लग रहा है, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी के आसपास लग रहा है, क्या कि दोनों का वैल्यू देखो ना तनके से डिफर किया है। ठीक है तो ऐसे तुक्का उक्का नहीं मारना है, हम लोग को लॉजिकल पढ़ाई करना है और अच्छे मार्क्स लाना है। ठीक है, तो चलो तो क्या हो जाएगा, ये देखो ना ये 1/5 के आसपास लग रहा है ना, 1/5 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो एक 10 ले लेंगे इधर से और इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1-2 के अराउंड आएगा। ठीक है, 2 से थोड़ा सा कम आएगा, तो क्या आंसर हो जाएगा, इधर से 10 ले लिए थे तो हो गया ये 11, तो क्या आंसर आ जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 11। तो आपको अप्रॉक्स जाना है, ठीक है, अप्रॉक्स जाना है, क्योंकि वहाँ पे आपसे बैठ के कैलकुलेटर लेके नहीं बैठवाना चाह रहा है, वो आपका नॉलेज टेस्ट करना चाह रहा है। मल्टीप्लाई ये सब तो टेस्ट कर लिया था, तब तक आप 12th पहुँचे हो ना, तो इसीलिए आपको ऑप्शन नंबर ए ही टिक करके आना है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 से थोड़ा कम है और 10 टू द पावर 11 है, तो यही तो ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, देयर आर 2 आइडेंटिकल स्फीयर्स ए एंड बी। ठीक है, तो बना लेते हैं, पहला स्फीयर दूसरा स्फीयर। ठीक है, आइडेंटिकल है, कोई अंतर नहीं, सेम है। आइडेंटिकल कहने का मतलब सेम, डायमेंशन शेप साइज सब सेम, मटेरियल का सब सेम मटेरियल से बना हुआ है। ठीक है, तो दूसरा लाइन कहता है कि ए इज गिवन प्लस क्यू चार्ज, ए को क्या किया गया प्लस क्यू चार्ज दिया गया, बी को क्या किया गया माइनस क्यू चार्ज दिया गया, बी को माइनस क्यू चार्ज दिया गया। ठीक है, तो बोल रहा है कि मास ऑफ ए इंक्रीजेज। ठीक है, दूसरा में बोल रहा है कि मास ऑफ बी इंक्रीजेज। ठीक है, और तीसरा बोल रहा है कि नो इफेक्ट ऑफ ऑन मास। ठीक है, और चौथा बोल रहा है कि नन ऑफ दीज, ऐसा टाइप बोल रहा होगा। ठीक है, तो एक बात बताओ, ए एंड बी है, अब इस पे कोई चार्ज दिया गया प्लस क्यू, तो चार्ज किसके फॉर्म में दिया जाता है, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में दिया जाता है ना, तो यानी कि इस पर से कुछ चार्ज हम लोग का ले गया होगा, ऐसा समझ सकते हैं ना, कि इस पर से कुछ चार्ज हटा दिया होगा। जैसे मान लो कि इस पर 5 इलेक्ट्रॉन था पहले, जैसे कि मान लो ऐसे समझो, एक न्यूक्लियस है, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, बाहर में 5 इलेक्ट्रॉन है और अंदर में 5 प्रोटॉन है प्लस न्यूट्रॉन है, ऐसे है। तो अगर इस पर से एक इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे हम, तो यहाँ पे तो एक इलेक्ट्रॉन का जो देखो, एक प्रोटॉन दूसरा प्रोटॉन, ये मिलके 5 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा होगा मैनेज कर रहा होगा, 1 प्रोटॉन
1 प्रोटॉन 1 प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये इसको मैनेज कर रहा होगा, ये इसको चार्ज को कैंसिल कर रहा होगा कि एक पॉजिटिव एक निगेटिव मिलके न्यूट्रल, ठीक है, ऐसा होगा। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आया है, इस पे पॉजिटिव चार्ज कैसे दिया जाएगा, तो कुछ इलेक्ट्रॉन को हटा दिया जाएगा इस टाइप से, ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन तो निकलेगा नहीं ना न्यूक्लियस से बाहर, ऐसा तो होता नहीं है। तो इस पर से कुछ इलेक्ट्रॉन हटा दिया गया और इस पे कुछ इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा डाल दिया गया, एक्स्ट्रा डाल दिया गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इस पर से इलेक्ट्रॉन हटाएं तो यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है कितना, एक इलेक्ट्रॉन का कितना मास होता है, क्या बताए थे ऊपर में, होता है ना 9.1 × 10⁻³ kg, ठीक है। तो इस पर से कुछ इलेक्ट्रॉन हटाया गया, इसको थोड़ा गंदा वंदा लग रहा है, ठीक है, तो मिटा देते हैं, ओहो हो, ठीक है। तो इस पर से कुछ मेरा ये क्या है, ए नाम दे दिए इसको, इसको ए, इसको बी नाम दे दिए। तो इस पर से कुछ इलेक्ट्रॉन हटा करके क्या किया गया, +q चार्ज लाया गया और इस पर से कुछ इलेक्ट्रॉन डाल करके -q चार्ज लाया गया। तो क्या हो जाएगा, ए का मास मेरा कम जाएगा, ए मास ऑफ ए विल डिक्रीज, ठीक है, और मास ऑफ बी विल इंक्रीज, ठीक है। यानी कि बी का जो मास है, इस पे कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया ना, तो सबका मास कितना होता है, इतना होता है, तो इतना तो मास बढ़ गया है ना, और इस पर से कुछ इलेक्ट्रॉन ले जाया गया, तभी ना इस पे +q चार्ज आया है। तो क्या हो गया, इस पे कुछ मास घट जाएगा इसका, ठीक है। चलो, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आता है हम लोग को, द चार्ज ऑन अ बॉडी इज रिटन एज Q = Ne, ठीक है, हुज E = 1.6 × 10⁻19। ये तो हम लोग को पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो वैल्यू ऑफ n विल बी, तो हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एक टॉपिक पढ़े हैं, कौन सा टॉपिक पढ़े हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इस टॉपिक में ये कहता है कि चार्ज जब भी होगा ना किसी बॉडी पे, चार्ज जब भी एग्जिस्ट करेगा फ्रीली, ठीक है, फ्रीली जब भी एग्जिस्ट करेगा तो किस में एग्जिस्ट करेगा, वो इंटीग्रल मल्टीपल्स में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और इसके पीछे का बहुत सुंदर बात, मीन्स सुंदर बात हम ये कहते हैं ना कि थोड़ा सा मीन्स मजा आए सुनने में, ठीक है, अच्छा लगे। जैसे आप लोग फिजिक्स पढ़ रहे हो ना, तो फिजिक्स तो ऐसा ही कुछ होता नहीं ना कि मीन्स आए पढ़ लिए ऐसा टाइप, ये तो मीन्स जो हम लोग के आसपास घटना घटती है उसके बारे में ना पढ़ते हैं। तो एक होता है ना, एक वर्ड होता है मेस्मराइजिंग, मीन्स अद्भुत, मीन्स फीलिंग आता है वो सब बात सुन के, ठीक है, अगर आप अच्छे से पढ़ रहे होगे तो इसके बारे में बातचीत किए थे। बट यहाँ पे तो हम लोग का मोटिव है नहीं, हम लोग तो आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए यहाँ पे, ठीक है, तो हम उतना डिस्कस करेंगे नहीं। फिलहाल इतना ही जानते हैं कि इंटीग्रल मल्टीपल में एग्जिस्ट करता था, ठीक है, ऐसा। तो मेरा n का जो वैल्यू होगा वो क्या होता था, ऑलवेज इंटीजर होता था, ऑलवेज इंटीजर होता था, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे वैल्यू दे रहा है 0 1 2 3, यानी कि ऑल पॉजिटिव इंटीजर के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू दे रहा है 0 +1 -1 +2 -2, और ये पॉजिटिव प्लस निगेटिव इंटीजर दोनों के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। और ये तीसरा क्या कर रहा है, सिर्फ निगेटिव इंटीजर के बारे में बात कर रहा है। तो कौन सा आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। क्यों, क्योंकि इसमें अगर बी ऑप्शन नहीं रहता, मान लो हम बी ऑप्शन को ढक दिए, मान लो क्या किए, बी ऑप्शन को ढक दिए, ठीक है, तो क्या होता मेरा, तब ए भी सही होता, बी सी भी सही होता। तो बी ऑप्शन ना दोनों को मिला दे रहा है, ए ऑप्शन का बात भी और सी ऑप्शन का बात भी किस में है, तो बी ऑप्शन में है। तो इसीलिए हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन। क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो क्या, क्योंकि ये पूरे इंटीजर्स को इंक्लूड कर रहा है, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी। तो इतने समझदार हो आप लोग, हम ये उम्मीद करते हैं। तो कैसे ये हुआ आप लोग समझ गए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज। देखो कल हम आपसे बात किए हैं ना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑलवेज कंजर्वेटिव, बट अगर यहीं पे इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं दिया रहता, देता कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इसी में क्वेश्चन दे दिया रहता, इसके जगह पे ये लिखा रहता, तब कौन सा ऑप्शन होता? तब ऑप्शन नंबर सी होता हम लोग का आंसर, क्योंकि कहीं कहीं वो कंजर्वेटिव होता है और कहीं कहीं नॉन कंजर्वेटिव होता है। बट जो स्टैटिक चार्जेस होते हैं, जो चार्जेस मूव नहीं कर रहे होते हैं, उनके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसको क्या बोलते हैं? हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बोलते हैं। और वो क्या होता है? हमेशा कंजर्वेटिव होता है। हम लोग लास्ट लेक्चर में इसके बारे में बात किए हैं, फर्स्ट लेक्चर अपने में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए, आंख मूंद कर, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द कॉज ऑफ चार्जिंग अ बॉडी इज। तो किसी बॉडी को कैसे चार्ज किया जा सकता है बताओ? हम लोग में मीन्स फ्लूइड यानी कि लिक्विड प्लस एयर, ठीक है। लिक्विड प्लस एयर क्या है? फ्लूइड है, ठीक है। तो गैस, एयर नहीं गैस कहो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। गैसेस क्या है? फ्लूइड में आते हैं इस दोनों। तो लिक्विड में तो आयंस एग्जिस्ट करते हैं, कैटायंस होते हैं प्लस अनायंस होते हैं, और ये जो गैसेस होते हैं उसमें भी ऐसा होता है, ये भी होता है और ये भी होता है। बट सॉलिड में क्या होता है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही फ्री होता है मूव करने को, प्रोटॉन मूव नहीं कर सकता। क्यों नहीं मूव कर सकता? क्योंकि वो न्यूक्लियस में रहता है, और न्यूक्लियस में किसके साथ रहता है? तो न्यूट्रॉन के साथ रहता है, तो वो मूव नहीं कर सकता। तो इसीलिए किसी भी बॉडी को चार्ज किया जाता है या डिस्चार्ज किया जाता है, तो हम लोग उसमें बेसिकली इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर देखते हैं, ठीक है। जैसे कि हम आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में भी समझाएं, तो ऐसे समझाते हैं कि अगर कोई बॉडी है, मान लो मेरा बॉडी है क्या, अगर मान लो कोई एक बॉडी है, एक मेरा ये बॉडी है, ठीक है। इस पे हमको चार्ज देना है 5 कूलम चार्ज देना है, ठीक है। तो क्या करेंगे? इस पर से हम लोग 5 कूलम के अमाउंट का इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। निकाल लिया यानी कि क्या आ गया? इस पे 5 कूलम चार्ज आ गया, ठीक है। और अगर हम लोग मान लो इस पे -5 कूलम चार्ज देना होता, तो कुछ 5 कूलम चार्ज का अमाउंट का इलेक्ट्रॉन इस पे डाल देते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम लोग किसी बॉडी को चार्ज करते हैं। और डालेंगे कैसे? कोई एक अदर हम लोग ऐसे लगाते थे, और फिर इंडक्शन ये सब होता था, मीन्स बहुत सारे प्रोसेस हैं चार्जिंग के, तो उस सब का यूज करके हम लोग ऐसे करते थे। ऐसे थोड़े ना हवा में लाते हैं और डाल देते हैं, ऐसा तो नहीं ना होता, ठीक है। चलो, तो ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रॉन्स बिल्कुल नहीं, क्योंकि न्यूक्लियस में होता है और न्यूट्रॉन पे तो चार्ज भी नहीं होता है, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन्स बिल्कुल भी नहीं। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सही। ट्रांसफर ऑफ बोथ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ये तो ब्लंडर है, ठीक है, ये नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या चीज? तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हम लोग का, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज। तो जैसे बोले कि कुछ कुछ कांस्टेंट्स का वैल्यू आप लोग को याद रखना होगा, बिना याद रखे कोई गुजारा चारा नहीं है। तो क्या होगा? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁹ फराड मीटर। ये कुछ गड़बड़ हो गया क्या? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज 8.85 10⁻⁹, और या फिर आप लोग ये भी ले सकते हो, हाँ ये वाला ऑप्शन,